नमस्कार। संघर्ष जारी है कि इस कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। कोविड के दौर के बाद एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और संघर्ष जारी है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आने वाले समय में 30 जुलाई को मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, तो आज ये ऐसी बात नहीं रही कि लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बचपन बचाओ आंदोलन ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ एक करार पे साइन किया और उस करार में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से कि कोई भी बच्चे का ट्रेन के माध्यम से अगर उनकी ट्रैफिकिंग हो रही होगी तो उनको रोका जाएगा। और उसका एक सुखद परिणाम देखने को मिला है कि सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन से, ट्रेनों से बच्चों को मुक्त कराया गया है। और ये हम लोगों के लिए, सबके लिए, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के लिए बड़ा सुखद बात है कि जो बच्चे ट्रेनों के माध्यम से उनकी ट्रैफिकिंग होती है, और कोविड के बाद ट्रैफिकिंग का जो सिलसिला है बहुत तेजी से बढ़ा है और ये हमारे लिए चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान साथी, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में ट्रैफिकिंग, उनकी ट्रैफिकिंग हुई अलग अलग चीजों के लिए, फोर्स लेबर के लिए हुई, कुछ लोगों के लिए बाल वेश्यावृत्ति के लिए हुई, और आज वो ट्रैफिकिंग के जाल से निकलकर एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इम्तियाज अली हैं, नरेंद्र कुमार हैं, सृष्टि हैं। इम्तियाज अली बाल आश्रम, जो बचपन बचाओ आंदोलन का एक सहयोगी संगठन है, वहां पे बाल मजदूरी से मुक्त होकर इनको सीतामढ़ी के इलाके से लाया गया था। और दिल्ली में मुझे याद है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, मैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा था दिल्ली के एक इलाके में, और वहां से इनको मुक्त कराया गया। फिर पढ़ाई लिखाई की बाल आश्रम में, और इसके बाद आज एसआरएम यूनिवर्सिटी में ये नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र है। नरेंद्र की भी ऐसी ही कहानी है कि ये भी ट्रैफिकिंग के जाल से मुक्त हुए और बाल आश्रम में रह के पढ़ाई की और आज अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ सृष्टि हैं, जिसको शक्ति वाहिनी नामक संगठन ने ट्रैफिकिंग के जाल से मुक्त कराया। आज हमारे साथ अपने संघर्ष को जारी रखते हुए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सब तीनों लोगों का संघर्ष जारी है कि इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले सृष्टि से जानना चाहूंगा कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपकी जिंदगी में जो तकलीफें रही हैं, जो संघर्ष रहा है, जो दुख झेले हैं, आज मैंने आपको देखा कि आप एक साउथ एशियन कॉन्क्लेव में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने हौसले को ऊंचा रखते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आपकी मंजिल क्या है सृष्टि? आप क्या बनना चाहती हो? क्या सपने देखती हो? इसके बाद अपनी पूरी कहानी आप बता सकती हो। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। मैं शक्ति वाहिनी की तरफ से बोल रही हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा सर, जो मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, तो मुझे बनना है इंडिया का वॉइस। हमारे जैसे जितनी लड़कियों को ट्रैफिकिंग के बाद
सब कुछ झेलना पड़ता है, जो एक विक्टिम होके भी कैदियों की तरह रहना पड़ता है, तो हम उनके लिए वॉइस बनना चाहते हैं। तो जो सर्वाइवर्स हैं उनकी वॉइस आप बनना चाहती हो। हाँ जो सर। बच्चे हैं, जो बच्चे इस तरह की बाल दुर्व्यापार के मामलों में उनको लाया जाता है, बेचा खरीदा जाता है, तो उनकी आवाज आप बनना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत कम लोग हैं जो अपने इस झंझावात से बाहर निकलकर दूसरे सर्वाइवर्स के लिए, दूसरे बच्चों के लिए जो अभी भी किसी न किसी जाल में फंसे हुए हैं, ट्रैफिकिंग के जाल में, बाल मजदूरी में, बाल वेश्यावृत्ति में, बाल भिक्षावृत्ति में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि, और पूरा देश जानना चाहेगा कि इसके पीछे सृष्टि का जो आज चेहरा दिखाई दे रहा है या जो आवाज बुलंद है, वो इसके पीछे की कहानी क्या है? जब मैं 14 साल की थी सर, तो मेरा फ्रेंड थे जो, तो वो मुझे ऐसे ही एक शादी घर में गए थे हम, वहीं से किडनैप कर लिया गया था हमको। तो करके मुझे बेचा गया था 4 राज्य में, जैसे दिल्ली, राजस्थान, इलाहाबाद और आसाम। तब भी मैं डरी नहीं, मैं डट के सामना किया सब कुछ का। और फिर मैंने आके शक्तिवाहिनी मुझे जब वहीं से निकाल के लेके आए, फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे कितने सारे लड़कियां लड़के हैं जो ऐसे हो रहे हैं, तो इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सब लोग अगर चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए मन में आया कि सब कुछ छोड़ो, पुलिस वुलिस बनना छोड़ो, देश के लिए वॉइस बनो। बहुत बड़ी बात आपने कही, और आप जिस बहादुरी के साथ आप बात कर रही हैं, और जिस बहादुरी के साथ, ये कहना बड़ा आसान होता है कि जो है वो 4 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जाके आपको बेचा गया, और वहां से आप निकल के आज एक बुलंद आवाज है कि मैं बच्चों की आवाज बनना चाहती हूँ और दूसरे बच्चों को आजाद कराना चाहती हूँ। जहां से बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस हालात में आज भी ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, बोथल्स में हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इम्तियाज के तरफ जाना चाहूंगा। इम्तियाज, जैसा कि मैंने बताया कि आप नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हो एसआरएम यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये जो आपकी जिंदगी बदली है, इस बदली जिंदगी के पीछे का क्या कहानी है? नमस्ते, मेरा नाम इम्तियाज़ अली है और मैं भाई साहब जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ और अभी और संघर्ष जारी है। मैं जब 9 साल का था तब मैं अपने गांव के ही दलाल के द्वारा बहला फुसलाकर दिल्ली लेकर आ गया और वहाँ पे मैं जरी का काम करता था। वहाँ की स्थिति बहुत बुरी थी। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे गांव से 7 बच्चे आए थे और हम सब लोग लगभग 7-8 साल के ही थे, इतने ही एज के थे। वहाँ पे बहुत ही बुरा स्थिति था। वहाँ सिर्फ काम करते, खाने के लिए भी मतलब अच्छी तरीके से नहीं देते। 16-17 घंटे, 18 घंटे हम लोग वहाँ पे रोजाना काम करते थे और सप्ते में सिर्फ हमें 50 रुपया मिलता था, जिसमें हमें खाना पीना नाश्ता वगैरह सब करना पड़ता था। कई बार भूखे भी रहते थे हम लोग और खूब थोड़ी सी गलतियां हो जाती, उस पे गाली गलौज, मारपीट। और उस एरिया में लगभग 86-87 बच्चे थे जिन्हें वहां से हमारे बचपन आंदोलन के द्वारा छुड़ाया गया, जिसमें से मैं भी एक था। और उसके बाद मैं अपने घर गया, अपने माता पिता से मिला और फिर उसके बाद 2011 में मैं बाल आश्रम राजस्थान में आया और वहां से मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और अभी मैं नर्सिंग की पढ़ाई एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बताई इम्तियाज ने। मुझे याद है उस छापामार कार्रवाई जो दक्षिणी दिल्ली में थी, और 87 बच्चे रेस्क्यू हुए थे, उसमें से इम्तियाज एक थे। और इम्तियाज
की मैं खासियत बताऊं कि इम्तियाज बहुत बढ़िया गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं। अभी रियाज चालू है इम्तियाज या नहीं? हाँ, यहाँ म्यूजिक क्लब है, मैंने ज्वाइन ज्वाइन किया उसको। बहुत बढ़िया। तो हम अभी एक कुछ नया गीत भी सुनेंगे आपसे। लेकिन ये जो संघर्ष है जो आज हमारे साथ नौजवान हमारे साथ शामिल हुए हैं, आप इस संघर्ष को देखिए कि किस तरीके से आपके लिए वो साड़ी पे जरदोजी करने का काम करते थे। अगर वो आज आजाद नहीं होते, बालाश्रम में रह के उनकी पढ़ाई नहीं होती, तो आज शायद वो सपना नहीं देख सकते थे कि वो एसआरएम यूनिवर्सिटी में जाके नर्सिंग की पढ़ाई कर सके। हमारे साथ जो है वो नरेंद्र कुमार बालाश्रम से जुड़े हैं। और नरेंद्र, आपकी क्या कहानी है और आपके सपने क्या हैं, आप खुद बताइए। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। और जब मैं 9-10 साल के था, उसी समय मेरे गांव में एक दलाल आया और उन्होंने मुझे पकड़कर एक अनजान जगह पे ले गया, वो नेपाल में, और वहीं पे एक होटल में काम करने के लिए लगा दिया। मैं वहाँ पे काम किया कम से कम 6 महीने। और दीपावली के समय था वहाँ पर, तो जब मैं पेंट कर रहा था वहाँ गेट को, तो पेंट धोखे से गिर गया नीचे। तो इसी कारण मालिक ने देख के मुझे जम के पिटाई किया, गाली गलौज किया, और वहाँ पे मुझे बहुत परेशानियाँ होती थी। एक दिन दीपावली के समय ही कुछ पैसे हम लोग के दिए थे अपने तनख्वाह में से, तो उन्हीं पैसे से हम लोग भगकर अपने ज़िले में आए, और अपने ज़िले से यहाँ लुधियाना में आया। और लुधियाना में 20-21 दिन रहा। उस समय हमारे पास पैसा भी नहीं था, तो कुछ पैसा कमाए हम लोग, और फिर वहाँ से हम बाल आश्रम में आए। बाल आश्रम में आके मेरा मन नहीं लगा, तो गुरुजी के साथ और छोटे बड़े भाई सब के साथ रहा, और उन्होंने मेरे को समझाया और बात की हमने उनसे, मेरे को अच्छा लगा। और उस समय से मुझे पढ़ाई में रुचि बढ़ी और मैं पढ़ाई किया, और आज मैं UEM में एडमिशन लिया, और मैं आगे जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज हमारे साथ जो भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनकी उड़ान देखिए, उनके सपने देखिए, उनकी जो साहस है, जो हिम्मत है, ये बहुत ऊंची है। और इसके साथ साथ ये अच्छी बात ये है कि केवल ये लोग अपने सपने नहीं देख रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये बच्चों के अधिकारों के लिए, बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है ये लगातार काम करते रहते हैं। 30 जुलाई को पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है ये दिन मनाया जाता है। और आपने जिस तरीके से बताया कि आपने एक लंबा संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद आपके संघर्ष में जो साथी रहे, शक्ति वाहिनी हमारे सहयोगी संगठन है, और उन्होंने जो है आपको वहां से आजादी दिलाने में मदद की। लेकिन आज आप बच्चों की आवाज, सर्वाइवल लीडर की आवाज बनना चाहती हैं, तो क्या आपकी रणनीति क्या है, आपका फैसला क्या है, क्या करना चाहती हो आप, कैसे इस समस्या का समाधान होगा? ओके सर, हमको पहले लगता है जो कोर्ट है, कोर्ट में जो राय देते हैं ना, वो उसको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग कोर्ट के चक्कर काटते काटते मर जाते हैं, पर कोर्ट हमको राय नहीं देता, न्याय नहीं मिलाता हमको, निर्णय नहीं देता। ये सही बात हाँ। है कि जी, एकदम सही कह रही हो कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। जैसे पॉक्सो के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन वो कोर्ट की कार्रवाई में लेट लतीफी होती है, और जिसके वजह से सर्वाइवर्स को
जो लोग पीड़ित हैं उनको बहुत परेशानी होती है एक लंबे समय तक। हमारे साथ जो है एक देश का महत्वपूर्ण संगठन है प्रज्वला, जिसको का नेतृत्व करती हैं हमारी बहन सुनीता कृष्णन जी, और उन्होंने हजारों की संख्या में ऐसी बच्चियों को जो बाल दुर्व्यापार के शिकार हुई और जिनको अलग अलग देश के अलग अलग कोने में बोतल में बेचा गया, उनको मुक्त करा के उनको पुनर्वास करने का काम वो लगातार कर रही हैं। हमारे साथ उन वहाँ पे रेशमा हमारे साथ जुड़ी हैं। रेशमा 13 साल की उम्र में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुई और आज उन्होंने पीजी की पढ़ाई की, प्रज्वला में रह के असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हैं और आने वाले समय में वो मुझे जानकारी मिली कि वो जो एक लीडरशिप प्रोग्राम होता है यूएस का, उसमें जाने वाली हैं। रेशमा, आपका स्वागत है। आप बताइए, अभी तक आपने जो है प्रज्वला संगठन के साथ मिलके क्या काम कर रही हैं आप? नमस्ते सर, मेरा नाम रेशमा है। हमारा मैं तेलंगाना से हूँ सर। मेरा एक छोटा सा गांव है। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मेरे साथ एक बच्चा प्यार का नाम से लेके जाके मुझे इस व्यभिचार में भेज दिया था। तो ऐसा नहीं कि मेरे से, मैं जब 9th क्लास में थी मेरे साथ ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं कि पूरे लड़कियां प्यार के नाम से ही धोखा खाना बोल के कुछ नहीं है सर। थोड़े बहुत सारे लड़कियों को जब मैं यहाँ पे मिलती हूँ, बहुत सारे लड़कियों से मेरे को ऐसी जानकारी मिलती है कि थोड़े नाम लड़कियों को मॉडलिंग के नाम से, थोड़े लड़कियों की शादी के नाम से, थोड़े लड़कियों को जॉब का अपॉर्चुनिटी से, थोड़े लड़कियों को ऑनलाइन के थ्रू भी साइबर ट्रैफिकिंग भी किया था। तो ऐसा बहुत सारा होता है सर। तो मेरा ये था कि जब मैं मुस्लिम कम्युनिटी की हूँ सर। तो जब मैं 9th क्लास में आ गई थी, ये बच्चे के साथ शादी कर लेके, करीबन ये बच्चा मेरे साथ 3 महीने तक अच्छा था सर। 3 महीने के बाद में लड़का लेके जाके मेरे को 30,000 में बेच दिया था। करीब मैं इस व्यापार में मैं 1.5 साल थी सर। ये 1.5 साल में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, बहुत कुछ नुकसान हुआ था। मेरे को बहुत मारते थे, बहुत इतना सताते थे कि वो दिन याद आए तो आपको भी मेरा जीव घबराता रहता है सर। तो बहुत मारना पिलाना, ऐसा जैसे कि ऐसा ट्रीट करते सर हमारे साथ कि जो चीज अपन मार्केट को जाके खरीदते तो अपन अपनी परिषद से कैसा करते, वैसा हम लोगों को खरीद के हमारे साथ हम लोगों को पिलाना, मारना, टॉर्चर करना। 1 2 3 कस्टमर बोल के 10 15 कस्टमर आ जाना, हम लोगों को रेस्ट नहीं देना, टाइम पे खाना नहीं देना, हमारे पे आते सो पैसे भी लेके उन लोग करना, हम लोगों को 1 रुपया तक भी नहीं देना, हम लोगों को डराना। अगर से हम वहां से भाग जाना बोल के समझे तो भी हम वहां से नहीं भाग सकते सर, क्योंकि हम जिस टाइम पे कस्टमर से रहते हमारे फोटोज वीडियोस निकाल के उन लोग रख लेना और हम लोगों को धमकी देना, आप यहाँ से चले जाओगे ना तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे फोटोज वीडियोस बता देंगे और तुम लोगों को तुम सोचते शायद तुम्हारे को पुलिस वाले आके भी बचा सकते बोल के। वो तो पूरे पुलिस ऑफिसर के बारे में नहीं बोल रही सर, क्योंकि हमारे को ऐसा, जब उस टाइम पे हम बोतल हाउस में रहते हैं, हमारे को ऐसा हम ऐसा सुनते हैं कि पुलिस वाले भी हमारे साथ मिले हुए हैं। आप जाके बोलोगे भी कि आपको न्याय नहीं मिलने वाला है, आप किसी को भी बोले तो भी न्याय नहीं मिलने वाला है बोल के बोलने से हम लोगों को कोई भी आके बचाने वाला नहीं है। बोलते इस टाइम पे हम लोग कोई भी आके बचाने वाले है बोल के, तो इस टाइम पे भी कौन आके बचाने वाले नहीं थे। जब हमारे साथ रेस्क्यू करने आते इस टाइम पे भी हम लोगों को जो सही है जो गलत है नहीं कोसा गलत है कोसा सही है नहीं देख सकते सर, क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ बुरा बर्ताव किया जाता है। ऐसा सालों सालों हम लोगों को, लड़कियों को इस धंधे में रख के हम लोगों को इधर से इधर की बहुत सारे जगहों में हम लोगों को लेके जाते हैं। जब रेस्क्यू पुलिस वाले आ रहे हैं, वहां पे रेड हो रही बोलते इस टाइम पे हम लोगों को छोटे छोटे कमरों में बंद करना, हम लोगों को बाहर नहीं निकलने देना, ऐसा बहुत सारा हुआ था सर। उसके बाद करीब 1.5 साल के बाद जब मेरे को 2013 में मैं रेस्क्यू हुई थी सर पुलिस
वाले एंड प्रज्वला वाले आके मेरे को रेस्क्यू किए थे। रेस्क्यू किए बाद में भी मेरे को प्रज्वला के लिए लेके आए बाद में भी मैं प्रज्वला में भी किसी को भरोसा नहीं करी सर, क्योंकि मेरे साथ प्यार का नाम से एक लड़का मेरे साथ शादी कर लेके मेरे साथ 3 महीने रह के ऐसा भेज दिया था। फिर इन लोगों को भरोसा करे तो क्या होगा बोलते, सो एक सोच थी सर। किसी से बात नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, मैं किसी का मेरा सूरत किसी को नहीं बताना, मेरा साथ ऐसा हो गया, अब आगे क्या होने वाला है बोलते, सो एक सोच में रहती थी। उसके बाद यहाँ पे प्रज्वला में थोड़े काउंसलिंग दे के यहाँ के एक्टिविटीज ये पूरा बता के आप जो आपके साथ गलत हुआ, आप कुछ गलत नहीं किए हैं, तुम डरने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी जिंदगी जीने की आपको एक मौका है बोल के मेरे को हिम्मत दिए थे। और मैडम मेरे से बात कर रहे थे। उसके बाद करीब करीब मेरा सोच ऐसा था सर, मैं जब प्रज्वला में आई थी, जब मेरा सोच ऐसा था कि सिर्फ मैं ये काम करके जी सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बोल के मेरा माइंड सेट मैं वैसा फिक्स कर ली थी सर। उसके बाद मैं यहाँ के एक्टिविटीज देखना भी हो, यहाँ के मैडम वाले काउंसलिंग देना, उसके बाद करीब करीब 1-1.5 साल लग गया सर मेरे को फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। प्रज्वला बहुत सपोर्ट किया है। जो 9th क्लास में मेरी स्टडी कंप्लीट बंद हुई थी, प्रज्वला के सपोर्ट से मैं ओपन 10th भी करी हूँ, इंटर भी करी हूँ, डिग्री कंप्लीट कर ली सर। अब मैं PG MS साइकोलॉजी में ज्वाइन भी की हूँ। तो मेरा एक ही ख्वाहिश है सर, जो इस दुनिया में मेरा एक ही मेरे साथ ही हो जाना है, कोई भी एक लड़की दोबारा इस ट्रैफिकिंग में ना चाहिए बोलते, सो एक सोच में मैं प्रज्वला से जुड़ी हूँ। क्योंकि बहुत सारे लड़कियों ऐसे धंधे में फंस के है सर, क्योंकि हमारा किस्मत है कि हम जल्दी से बाहर आ गए, मगर ऐसे बहुत सारे लड़कियां इस धंधे में अभी है भी सर। इस जाल में, इस मकर जाल में फंसी हुई है। हाँ और सर, हाँ सर। रेशमा, आपने जो मेरा अभी जो है ना, रोए खड़े हो गए हैं। और मैं आपकी कहानी को सुनकर, इस दुखद कहानी नहीं होनी चाहिए किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बच्चे के साथ। और आपने जो बात बताई, और मैं ये मानता हूं कि प्रज्वला जैसे हजारों संगठन होने चाहिए। और जो इन बच्चियां जो अभी भी किसी न किसी अ, चंगुल में फंसी हुई हैं, बोतल में हैं, बहुत ढेर सारे ऑनलाइन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसकी जाल में फंसी हुई है। आपने कहा कि प्यार का जो है झांसा देकर, प्यार प्यार कितनी इम्पोर्टेंट चीज होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है, उसमें कोई धोखा दे तो, और धोखा दे के ले जाके बेच दे, और फिर इस तरह के हालात से आप बाहर आई हो। और आप बहुत बहादुर हो। आपको पूरा देश, अ, मुख्य रूप से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन आपको सलाम करता है, आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को, कि आपने जो है ये जज्बा, और इस जज्बे के पीछे जो ताकत है वो प्रज्वला है, सृष्टि के साथ शक्ति वाहिनी है, बालाश्रम नरेंद्र कुमार के साथ है, इम्तियाज के साथ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है। ये सारे संगठन मिलके इन बच्चों की जो मुक्ति है, जो आज़ादी है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से आज़ादी है, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं कानूनी रूप से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कि इस देश में हम बच्चों का दुर्भाग्य है कि इस देश में जो ट्रैफिकिंग का कानून है वो बहुत कठोर नहीं है, और कानून बनाने के लिए संसद में बिल अभी थोड़े दिन पहले आया था लेकिन पास नहीं हुआ। आप लोग इस पे क्या सोचते हो? जो लोग पीड़ित रहे हैं, जिन्होंने अपने दुख दर्द तकलीफें देखी हैं, वो क्या चाहते हैं इस देश से, हमारी संसद से, हमारी सरकार से, वो क्या चाहते हैं? सृष्टि, आप बताइए, क्या चाहती हो कि एक बढ़िया अच्छा ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, क्या कोई ऐसा कानून होना चाहिए या जल्दी पास होना चाहिए? सर, तो मैं जब मेरे साथ जो ये हादसा हुआ था, तो आज से 3 साल पहले हुआ। तो 3 साल पहले हुआ था। तो 3 साल पहले होने के बाद जब मैंने वापस आने के बाद हमारे यहाँ पे जो समाज है वो मुझे स्वीकार नहीं किया अभी तक।
अभी तक नहीं किया। वो हम जब रास्ते से जाते हैं ना, तब अभी भी बोलते हैं, ये देखो लड़की कितनी ये तो भाग गई थी खुद ब खुद, पर मैंने नहीं गया था। सब कुछ सब प्रूफ उनके तरफ है, जिन्होंने मुझे लेके गए थे, फिर भी ये लोग हमको ही दोषी मानते हैं। कोर्ट में जाओ तो कोर्ट बोलते है हाँ हाँ रुक जाओ। दिन भर रहते हैं, खाना नहीं खाते पीते नहीं, फिर भी हमको बिठा के रहते हैं, ये न्याय नहीं मिलता। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस यकीन नहीं करता। हर जगह पे हमको हमारे अभी भी मेंटल टॉर्चर करना पड़ता है हमारे ऊपर। तो हम लोग एकदम चाहते हैं एक जी हम लोग चाहते हैं एक अच्छा सा जीवन चाहते हैं, पढ़ाई ठीक से करना चाहते हैं, हम एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं सर, और कुछ नहीं चाहते। और हमारी तरह दूसरी भी लड़की जो अभी ऐसी जिंदगी में है, उनको बाहर निकाल के वो भी हमारी तरह एक अच्छी जिंदगी पाले, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते सर। हम जी एकदम सही कह रही हो आप, सीधी जिंदगी भाषा पाले में कह यही रही चाहते हैं हो। और कुछ नहीं चाहते सर। हम और ये सही कह रही हो आप, सीधी भाषा में कह रही हो। और हम लोग लगातार जो संगठन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं कि एक मजबूत कानून जो संसद में पेंडिंग है वो पास होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो दूसरे इसमें फंसे हुए बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको उनसे आजादी मिल सके, उनका पुनर्वास हो सके। और जो मानसिकता है, और इस मानसिकता के खिलाफ भी हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिससे कि जो लोग सोच ये ऐसा रखते हैं, और बहुत गंदी सोच है कि सृष्टि के साथ, रेशमा के साथ या इम्तियाज के साथ जो घटनाएं हुई, जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसको पैदा करने के लिए दोषी न रेशमा है, न सृष्टि है, न इम्तियाज है, न नरेंद्र कुमार है। इसके लिए वो लोग दोषी हैं। और हमारे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संस्थापक, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं बार बार कि आप लोग एक गांठ बांध लीजिए कि जिन बच्चों ने ये दुख दर्द झेले हैं, ये उनका कतई दोष नहीं है, वो दोषी वो है, और उनको उनका बायकॉट करना चाहिए। जो लोग जो है बोतल में जाते हैं, जो लोग ऐसी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, उनका बायकॉट होना चाहिए। और हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यायालय में चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से बच्चों को दोस्त समझकर जो है काम किया जाए। मैं फिर से इम्तियाज के पास आना चाहूंगा कि इम्तियाज जो है वो ने भी इसी तरीके का, इनकी फोर्स लेबर के लिए ट्रैफिकिंग हुई, और रात दिन, मतलब मैंने जब इन बच्चों से बात कर रहा था, इम्तियाज 87 बच्चों में से एक थे, और इसमें से कई बच्चे बालाश्रम में रह के पढ़ाई पूरी की, और इसके बाद फिर आगे उच्च कक्षाओं में जाने के लिए पढ़ाई करने के लिए चले गए हैं। लेकिन उनकी कहानी भी ऐसी ही थी कि 17-18 घंटे काम करना पड़ता था, मालिक की गाली गलौज, उनके साथ एब्यूज की घटनाएं भी होती थी, लेकिन डर के मारे नहीं बोलते थे। तो मैं इम्तियाज से जानना चाहता था कि ये आपने जो तकलीफें झेली हैं, मैं फिर से उस तकलीफ को नहीं उसको खोलना चाहता, लेकिन जो दूसरे लोग, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में मैं चाहता हूं कि ये बात घर कर जाए कि जो ये नौजवान आज हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि वो वहां से आजाद हुए, वो वहां से मुक्त हुए। अगर वो उसी हालात में होते तो आप कल्पना कीजिए कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके घर वाले कोई इस हालात में हो, तो क्या आप एक सेकंड भी बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं इम्तियाज से जानना चाहूंगा कि अब आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, आप नर्सिंग की डिग्री लेके एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाएंगे, और आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हो, बालाश्रम में सीखा। और तो एक मैं चाहता हूं कि सब लोगों के चेहरे पे जो दर्द है, उस दर्द
थोड़ी देर के लिए खत्म करने के लिए एक कोई गीत गुनगुना दीजिए इम्तियाज अली। याद आ रहा है कुछ? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करना पड़ेगा इम्तियाज, अब गाते। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला शाहिल तो का, मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला शाहिल तो क्या, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बहुत बढ़िया। ये हौसला, ये आरजू, ये मन्नतें, ये बहुत आगे ले जाएंगी आप लोगों को। और मैं आशा करता हूं कि ये जो आपके सपने हैं, जो आपकी आरजू है, जो आप खुद बनना चाहते हो और समाज में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, कि कोई भी बच्ची, कोई भी बेटा किसी भी तरह के यौन शोषण का, फोर्स लेबर का शिकार न हो, और उसको भी पढ़ने लिखने का हक है, उसको भी नई मंजिलें तय करने का हक है। मैं रेशमा आपके पास आना चाहूंगा कि आप प्रज्वला के द्वारा मुक्त कराया गया आपको बोतल से, और मुक्त होने के बाद जो है आप प्रज्वला के साथ काम कर रही हैं। आपने आगे और कितने बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ उनकी मुक्ति की कार्रवाई में आपकी भागीदारी रही है, या और क्या कर रही हो आप? हाँ सर, मैं करीब मैं कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम के टीम में काम करती हूँ सर। जैसे कि सोसाइटी में जाके, समाज में जाके सबको जागरूक करे, क्योंकि एक लड़की ऐसे फील्ड में आते तो पहले नहीं आए सर का, उनको जाके सोसाइटी में जागरूक करना, स्कूलों में जागरूक करना, विलेजों में जागरूक करना, जो मर्द लोगों के माइंडसेट चेंज करने के, उसमें कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम टीम में मैं काम करती हूँ सर। बहुत सर, अब तक मैं करीब एक 25,000 30,000 तक लड़कियों को अवेयरनेस करी हूँ कि कोई लड़की बहुत बड़ी इसमें, बात है, बहुत बड़ी बात हाँ बहुत सारे एक कोई भी लड़की नहीं पालना है, क्योंकि सर बहुत सारे लड़कियों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलके और घर वालों का केयर, जब माँ बाप उनके उनके कामों में बिजी रहते हैं तो लड़की को समझने का सोच भी नहीं रहता कि चलो हमारे माँ बाप बिजी है, ऐसा सोचने का मेंटालिटी नहीं था। प्यार नहीं मिलना, लोनली फील करना, ऐसे लड़कियों को स्कूल में जाके बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी आके लड़का आपसे एक बात कर रहा हो, आपसे कुछ मांग रहा हो बोले तो एक बार आप सोच समझ के करना चाहिए। जी, रेशमा ने जो बात बताई वो बहुत बड़ी बात है, कि एक सर्वाइवर लीडर जो बहुत दुख और तकलीफ झेल के निकली और निकल के समाज में खड़ी हुई हिम्मत करके, ठीक है कि उसके पीछे प्रज्वला है, सृष्टि के पीछे जो है वो शक्ति वाहिनी है, बालाश्रम और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन इन बच्चों के साथ है, लेकिन उनकी अपनी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी कि हजारों बच्चों की वो आवाज बन रहे हैं और लोगों को जागरूक रेशमा कर रही हैं कि आप इस तरह की जो एक्टिविटीज है उसमें आप ना जाएं, पार्टिसिपेट ना करें। ये एक बहुत बड़ी बात है। सृष्टि के पास मैं आना चाहूंगा। सृष्टि, जैसा आपने कहा कि मैं ऐसे सर्वाइवर लीडर की आवाज बनना चाहता हूँ, ऐसे पीड़ित जो लोग हैं उनकी आवाज बनना चाहती हूँ, आप भारत की आवाज बनना चाहती हो। तो आपने जो है आजादी के बाद अपने, जब आपकी जिंदगी याद है, तो आप डे टू डे में क्या रहता है, आप क्या करती हो शक्ति वाहिनी के साथ?
तो मुझे लगता है कि मैं जो न्यूज़पेपर में जो लिखते हैं ना रिपोर्टर, तो जी मुझे जर्नलिस्ट बनने का बहुत मन है। तो मैं जर्नलिस्ट के थ्रू ही कुछ करना चाहती हूँ जो देश के लिए वॉइस बन सकता है। जी, तो आप खबरें लाएंगी ऐसी जो बच्चियों के हाँ साथ दुर्व्यवहार होता है, ऐसी हाँ इसमें बहुत ढेर सारे ऐसे पत्रकार हैं जो इस पे काम करते हैं, और ये बहुत अच्छा सपना है कि आप लिख के उन बच्चियों की आवाज को बुलंद करना चाहती हो। मैं नरेंद्र के पास आऊंगा। नरेंद्र, आप क्या सपने देखते हो, क्या करना चाहते हो? आप अपने जीवन में जो आप बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए देखते हो, बच्चों को सड़कों पे भीख मांगते हुए देखते हो, तो क्या सोचते हो और क्या उस पे एक्शन करते हो आप लोग? सबसे पहली बात कि जो बच्चे काम करते हैं, पहले हम उनको समझाते हैं, जानते हैं उनके बारे में डिटेल कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे आए वहाँ पर। इनके बाद उनके मम्मी पापा से हम बात करते हैं, जानते हैं उन कि ये सब नहीं कराना चाहिए, ये सब बुरी बात होती है। तो इन चीज़ों के लेके हम सब जानकारी उनका इकट्ठा करते हैं और फिर उनको वहाँ से हटाने के लिए हम जो बीवी है उन बीवी संस्था की हम वो हेल्प लेते हैं और हेल्प लेके उनको वहाँ से छुड़वाते हैं। पुलिस को भी वो बताते हैं कि ये बच्चे काम कर रहे हैं। तो इनके ज़रिए से हम उनको छुड़वाते हैं और हमारे से जितना होता है हम उतना अपने ओर से करते हैं उन बच्चे को छुड़ाने के लिए, एक नई उजाला जीवन जीने के लिए, ताकि वो भविष्य में कुछ कर सके। वही नहीं, सिर्फ एक बच्चे नहीं कि अगर हम खुद कर रहे हैं, अगर उनको और बताए कि भाई जैसे हम अपना एग्जाम्पल दे के उनको समझाए, तो इससे ज़्यादा समझ में आएंगे उनको, और जिससे वो और दूसरे को बताएंगे अपने बारे में कि हम भी पहले कुछ करते थे, पहले काम करते थे, ये सब करते थे। तो उनके एग्जाम्पल से सीढ़ी दर सीढ़ी बनते जाएगा सीरीज, और बहुत इससे बढ़िया, जो बहुत बढ़िया नरेंद्र, तुमने बात बताई कि आप जो है आसपास आप बाल मजदूरी होते हुए देखते हो, तो उसकी सूचनाएं देते हो और सूचना देके उन बच्चों को मुक्त कराने में मदद करते हो। ऐसे ही काम रेशमा कर रही हैं, ऐसे ही लोगों को जागरूक कर रही हैं। और ये बहुत जरूरत है आज के समय कि जो सर्वाइवल लीडर है, जिन्होंने दुख और तकलीफ झेली है और सारा झंझावात के बाद आज वो खड़े हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो जाके लोगों को बताएं कि ये बाल मजदूरी, ये बाल वेश्यावृत्ति, ये बाल भिक्षावृत्ति जो बहुत मुश्किल होता है और उनको जबरदस्ती कराया जाता है, और उस माहौल से, उस हालात से बाहर आने के बाद जो है आप लोगों ने दूसरे बच्चों के लिए आपने काम करना शुरू किया है। मैं सबसे एक एक बार ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और आप सब लोग जो है राष्ट्र के लिए गौरव का विषय हो, हमारे लिए भी गौरव का विषय हो, लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए, क्योंकि आप असाधारण लोग हो जो अपनी आजादी के बाद आप जो है दूसरे की आजादी के लिए आप संघर्ष जारी रखे हुए हो। तो मैं सबसे पहले रेशमा से जानना चाहूंगा कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हो कि जो लोग बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हो कि क्या आप ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे बच्चियों का यौन शोषण होता है, वहां जाना चाहिए, वहां पे उस जगह का बायकॉट करना चाहिए, ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए, क्या आप संदेश देना चाहते हो? मैं एक चाहती हूँ सर सबसे कि पहले तो कोई लड़की इस धंधे में नहीं फंसना है। तो ऐसा एक कानूनी चाहिए, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा एक कानूनी चाहिए कि इस जो प्रॉब्लम है इसको झड़ से निकाल सके। क्योंकि सर देखो जैसे कि मेरे वो हुआ
मैं 9th क्लास में धोखा खा के यहाँ पे आ गई थी, रिटर्न में गए 2 साल 3 साल करीब हुआ। इस 2 साल 3 साल में जो लड़का ने मेरे को प्यार के नाम से लेके आया था, अभी अब तक कितने लड़कियों को पकड़ के लेकर आके ऐसा बेच दे रहा नहीं मालूम। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालना चाहिए क्योंकि हम लोगों को पकड़ लेने से हम वास्तव में कुछ गलत नहीं करे, हमारे साथ गलत हुआ था तो हम लोगों को सजा मिल रही है। जो वास्तव में गलत काम किया है, हमारे साथ गलत किया उसको है, तो सजा वो मिल रही है। खुला फिर रहा है। तो ऐसा ऊपर ऊपर करने से कुछ नहीं होगा सर। ऐसा होना है कि कानून एक ऐसा कानून होना है कि जड़ से जड़ को इस प्रॉब्लम को निकाल सके। तो ऐसा जी, एक अच्छा अब मैं कहूं कि हमारी देश को, हमारी सरकार को, हमारे संसद को एक ऐसा कानून, कठोर कानून जो अभी संसद में पड़ा हुआ है, उस कानून को पास करना चाहिए, उस कानून को लागू करना चाहिए, जिससे कि जो लोग बाल यौन शोषण के अपराधी हैं वो घूम ना सकें। ये रेशमा का कहना है। मैं सृष्टि के पास जाना चाहूंगा कि सृष्टि, आप क्या चाहती हो कि जो लोग, जिन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा न्याय किया, मैं मतलब बहुत ज्यादा मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस तरह का आपकी हिम्मत है, उस हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। और आप क्या चाहती हो कि हमारे जो लोग श्रोता हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, वो देख रहे हैं, तो आप क्या डिमांड करती हो, क्या बात कहना चाहती हो कि क्या करना चाहिए समाज को, सरकार को? सर, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो रेशमा दी है, तो उनको मैं पहले से जानती हूँ। तो यह इन्होंने वक्त पे क्या होता है, तेलंगाना जो सरकार है वो ना सब कुछ अवेलेबल कर दिया। अभी तक वो जो विक्टिम है उनको कंपनसेशन भी दे दिया, फिर घर भी दे दिया। तो हमारे यहाँ पे मेरा 3 साल हो गया, अभी भी मेरा केस चार्ज भी नहीं हुआ कोर्ट पर। मैं कोर्ट के पीछे घूमती रहती हूँ, अभी तक चार्ज नहीं हुआ। तो मुझे चाहिए कि कोर्ट ठीक से न्याय दे हमको। जो जो देश में जो अपराधी है वो खुले घूम रहे हैं और हमको सर झुका के चलना पड़ता है, कुछ भी नहीं करने के बाद भी। तो ये सबको देखना पड़ेगा। और पुलिस जो है, सब पुलिस अच्छा है वो भी नहीं बोलूंगी, सब लोग खराब है वो भी नहीं बोलूंगी, पर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको भी बोलते हैं आप लोग की वजह से ये क्यों हुआ। तो वो लोग ठीक से देखते हैं, तहकीकात नहीं करते कि कौन गलत है कौन सही है, कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे चाहिए देश का आईन ऐसा हो जाए कि जो सच्चा है उसको न्याय मिल जाए, और जो दोषी है वो सच के सबके सामने जेल में चला जाए। एकदम आपने सही कहा, ये बहुत जरूरी है। और ये जितनी जल्दी हो सके, और उसके लिए जरूरी है कि जैसा कि रेशमा ने कहा कि मतलब जल्दी से न्याय मिले, कंपनसेशन मिले, और उनके पुनर्वास के लिए सरकारें काम करें। जैसे तेलंगाना की सरकार काम कर रही है, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार को, राजस्थान की सरकार को, पूरे देश की सभी राज्य सरकारों को ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो हम लोगों ने देखा है, और आप लोग भी जानते हो, पूरा देश जानता है कि बच्चों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, उसके लिए कोई कठोर कानून अभी तक नहीं है। और वो कानून जो है संसद में है। और संभावना ये हम लोगों को पता लगा है कि संसद में का सत्र चल रहा है, और संसद के सत्र में इस कानून को रखा जाएगा। और हम इन बच्चों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, सर्वाइवल लीडर की तरफ से मैं उन तमाम सांसदों से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बच्चों के दर्द को, तकलीफ को सुनिए, समझिए, और दिल से इस बिल को, इस कानून को पास कर दीजिए, जिससे कि त्वरित न्याय, जल्दी से न्याय, अर्जेंसी में न्याय और उनका पुनर्वास हो सके। मैं फिर से नरेंद्र के पास जाऊंगा कि आप क्या चाहते हो नरेंद्र, कि सरकार को क्या करना चाहिए कि और बच्चे जो ट्रैफिकिंग के जाल में फंसे रहते हैं, बाल मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जैसा आपने ये चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में, अगर पहले तो आस पास के जितने भी लोग हैं
अगर हम उनको जागरूक करें तो वो लोग दूसरों को जागरूक करेंगे और इससे आगे बढ़ती जाएगी बात और इन चीज़ों की जानकारी सभी के पास हो जाएगा। और वो जो बच्चे कहीं पे काम कर रहे हैं अगर उनको देख रहे हैं तो हम उन बच्चे को वहीं से छुड़वाने की कोशिश करें या पुलिस की कंप्लेन करें या कोई संस्था बीबीए की संस्था की हेल्प ले सकते हैं हम। तो इनके जरिए हम उन बच्चे को छुड़ा सकते हैं और जो बुराई के बारे में हम बता सकते हैं, लोगों की जानकारी दे सकते हैं कि ये सब गलत है, ये सही है, और अच्छे बात को बताना है उनको और बुराई के खिलाफ मिटाना है। तो हम सब संकल्प लेंगे कि अच्छे सभी को एक अच्छे पीढ़ी मिले और सब अच्छे बने, न कि हम सरकार भी है, सरकार अपने ओर से जितना हो रही उतना सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में जो बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए। सरकार भी दे रही है, लेकिन अगर समाज वाले नहीं देंगे और सरकार दोनों के साथ एक दूसरे के तालमेल सही नहीं बने तो फिर हमारा बहुत सही बात कही कि सामाजिक सरोकार की भी जरूरत है, समाज को जागरूक होने की भी जरूरत है। सरकारें काम करती हैं, पुलिस अपनी जगह पे काम करती है, पुलिस बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं, बहुत अच्छे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, लेकिन और ज्यादा लोगों को, समाज को जागरूक होने की जरूरत है। हमारे साथ इम्तियाज है अभी, लगता है इम्तियाज से हमारा कनेक्शन कुछ नहीं मिल पा रहा है। मैं आप सब लोगों को, रेशमा, सृष्टि, नरेंद्र, इम्तियाज, आप सब लोग एक सर्वाइवर लीडर नहीं हो बल्कि देश के आप गौरव हो, जो अपनी दर्द को, तकलीफ को आज भी कोर्ट में आप जा रहे हो, कुछ लोग अब स्कूल में कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो सपने देख रहे हैं कि एक ऐसा समाज बने जहां किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का शोषण ना हो। यौन शोषण तो बहुत बड़ी चीज है बच्चों के साथ, और जब बच्चे फोर्स लेबर के लिए, बाल मजदूरी के लिए जाते हैं, वहां भी बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। ऐसी दर्जनों कहानियां हम लोगों को पता लगती है और बहुत काउंसलिंग के बाद पता लगता है, जानकारी मिलती है, क्योंकि डरे होते हैं बच्चे कि भाई अगर हम बताएंगे तो मालिक फिर से हमारे गांव में पकड़ के ले जाके फिर से काम कराएगा। तो ये सारे हालात होते हैं। मैं आप सब लोगों को फिर से मैं सैल्यूट करता हूं कि आप शक्ति वाहिनी के साथ, प्रज्वला के साथ, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ, बाल आश्रम ट्रस्ट के साथ आप सब लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे हजारों संगठन खड़े हों, ऐसे हजारों लोग खड़े हों, जिससे कि हमारे देश की एक भी बच्चे को किसी भी तरह के शोषण का शिकार न होना पड़े। मैं फिर से, संघर्ष जारी है कि इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि आप लोगों ने इन बच्चों की कहानी और साहस को सुना और देखा। मुझे आने वाले समय में आप कम से कम ऐसी हो रही घटनाओं के बारे में, ऐसी हो रही सूचनाओं के बारे में हमारे जितने भी सहयोगी संगठन हैं, प्रज्वला है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, शक्ति वाहिनी है, बचपन बचाओ आंदोलन है, बाल आश्रम ट्रस्ट है, उसको आप सूचना देकर हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा बाल मजदूरी का, बाल यौन शोषण का, बाल वेश्यावृत्ति का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो सके। और मैं ये मानता हूं कि मुझे ये ऐसे कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़े। हम हौसलों की बात करें, हम उम्मीद की बात करें, हम सपने की बात करें, हम दुख की बात को भूल जाएं। मैं इस संकल्प के साथ आप लोगों को सबको फिर से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही आप अपनी आपको न्याय मिलेगा और आपके सपने और देश के सपने साकार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।